अंकित अपनी बहन नेहा पर लगभग चिल्ला पड़ा। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? वो हमारी दादी हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नेहा ने अपने सुनहरे बालों को झटके से पीछे किया। उसकी आंखों में ठंडी सधी हुई नफरत थी। मदद? उन्हें आराम करना चाहिए, ना कि मेरे घर के मामलों में दखल देना चाहिए। अंकित ने निराशा में सिर हिलाया। ये घर तुम्हारा नहीं है नेहा, ये हमारा घर है और दादी को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की ज़रूरत है क्योंकि उनका गांव में कोई ध्यान नहीं रख रहा है। नेहा ने एक तीखी उपहास भरी हंसी हंसी। ज़रूरत? अब मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जब हम छोटे थे तब उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आई? तब तो वो अपनी बेटी अंकिता और नेहा की बुआ के ऐसो आराम भरे घर में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। नेहा के शब्द अंकित के दिल में चुभ गए। तुम पुरानी बातों को क्यों खींच रही हो? पुरानी बातें? नेहा की आवाज़ अब फुसफुसाहट जैसी खतरनाक थी। पुरानी बातें याद रखना ज़रूरी होता है अंकित, खासकर तब जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और किसी और को तुम्हारी मेहरबानी की ज़रूरत हो। नेहा के घर का दरवाज़ा खुला और दादी शकुंतला जी ने धीरे से हॉल में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक पुराना फीका पड़ चुका कपड़े का थैला था और उनकी साड़ी साधारण सूती कपड़े की थी। दरवाजे की दूसरी तरफ नेहा खड़ी थी। चमचमाती लाल डिजाइनर साड़ी, ऊंची एड़ी की सैंडल और गले में एक पतली मगर महंगी हीरे की चैन। जैसे ही दादी की नज़रें पूरे हॉल पर पड़ी, उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई। सफ़ेद मार्बल का फर्श, दीवारों पर महंगी कलाकृतियाँ और हर कोने में बिखरी अमीरी की महक। यह उनकी बहू और बेटे यानी कि नेहा के माता पिता द्वारा नेहा को दिया गया एक शानदार तोहफा था। अंकित भागा हुआ आया और दादी के पैर छुए। दादी, आप आ गईं? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। नेहा ने केवल होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ा। उसने धीमी नियंत्रित आवाज़ में कहा, ओह नमस्ते। उसमें ना कोई गर्मजोशी थी, ना कोई अपनापन। अंकित ने घबराकर स्थिति संभालने की कोशिश की। नेहा, ये दादी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन शहर में रहकर देखभाल कराने को कहा है। ओह आई सी, नेहा ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह इस मेहमान को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। उसने दादी की ओर देखा और एक बनावटी शिष्टाचार के साथ कहा, आप लोग तब तक आराम कीजिए। नौकर, इन्हें पानी दो और ध्यान रखना। उसकी आवाज़ में सम्मान कम और अनचाहे मेहमान को संभालो वाला रुख ज़्यादा था। फिर उसने अंकित का हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींचते हुए कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नेहा का चेहरा लाल हो गया। उसने अंकित पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। तुम्हें दिमाग है या नहीं अंकित? मतलब किसी को भी बिना पूछे यहाँ ले आते हो? नेहा प्लीज़, पहले मेरी सुनो, अंकित ने कहा। नेहा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। नो, पहले तुम सुनोगे। यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम्हें यहाँ किसी को लाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। उसने हॉल की तरफ उंगली दिखाई। क्या लगता है तुम्हें वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम कैसे गांव के रिश्तेदारों को घर में जगह देते हैं? तुम्हें हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम और 5 स्टार होटल का इंतजाम करना चाहिए था, अंकित ने धीरे से कहा। वो मेरी दादी है नेहा, नेहा ने कड़वाहट से कहा। तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं उनकी? मुझे मेहमान पसंद हैं, पर ऐसे गंवार मेहमान बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यह समझना मुश्किल है? अंकित ने सिर झुका लिया।
नेहा ने अपना गुस्सा नियंत्रित करते हुए अंतिम चेतावनी दी। अगली बार इस घर में किसी को भी कदम रखने से पहले मुझसे पूछना, क्लियर? हाँ नेहा, आई एम सॉरी। अगली बार जरूर पूछूंगा। अंकित ने तुरंत सिर हिलाया। नेहा ने थोड़ी शांति से बालों को पीछे किया और बोली, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, मैं नॉर्मल रहूँगी, डोंट वरी। उसने तुरंत एक बहू वाली परफेक्ट मुस्कान अपने चेहरे पर सेट कर ली। रात का खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। महंगे क्रॉकरी के बीच दादी संकोच में बैठी थी। दादी ने धीरे से पूछा, बेटा हम नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, यह तो बहुत महंगी टेबल है। नेहा ने मीठी मगर तीखी मुस्कान दी। अरे दादी, यह तो रोज़ की टेबल है, आप आराम से बैठिए, यहाँ 2 तरह का खाना बनता है, आप लोग एडजस्ट कीजिए। शब्द दादी के दिल पर तीर की तरह चुभ गया। अगले दिन दादी ने सोचा कि वह किचन में जाकर नेहा का हाथ बटा दे। वह किचन में पहुंची ही थी कि नेहा की आवाज़ आई, अरे दादी, कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ सारा काम नौकर संभालते हैं, आप बस बाहर ही बैठिए। दादी वहीं ठिठक गईं। उनकी आंखों में पानी छलक आया। मैं बस सोचा था, नेहा ने गुस्से से काटा। हाँ समझ गई, लेकिन यहाँ सोचना मत प्लीज, यह मेरा किचन है, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आकर यहाँ वहाँ हाथ लगाए। अंकित यह सब देख रहा था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल भारी रहा। दादी और श्यामा जी कोशिश करते थे कि किसी तरह नेहा को तकलीफ ना हो। एक शाम दादी ने चाय बनाई, हल्की मीठी, उनके हाथ की बनी चाय उन्होंने नेहा को दी। नेहा ने कप सूंघा और घृणा से चेहरा बनाया। ओ माय गॉड, इतनी चीनी, क्या आप लोग डायबिटीज़ बुलाना चाहते हैं? मैंने तो बस, दादी ने कहा। नेहा ने काटा, प्लीज़ आप लोग खुद की हेल्थ का ध्यान तो रखते नहीं है, नेक्स्ट टाइम मत बनाइएगा प्लीज़। दादी सिर झुकाकर चली गई। एक रात दादी कमरे में चुपचाप बैठी रो रही थी। अंकित कमरे के बाहर से गुजरा और सिसकियों की आवाज़ सुनकर रुक गया। माँ, आप रोई क्यों? दादी ने तुरंत चेहरा छुपा लिया। नहीं बेटा, बस आँख में धूल चली गई थी। दादी हम ठीक हैं, बस थोड़ा मन भारी था, हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, श्याम जी ने भारी स्वर में कहा। अंकित का दिल टूट गया, उसे मुट्ठियाँ कसनी पड़ी। अगले दिन तो हद ही हो गई। नेहा ने जोर से चिल्लाया, अंकित मेरी डायमंड ब्रेसलेट गायब है। अंकित भाग कर आया। क्या, कहाँ रखी थी? नेहा ने रोने का नाटक करते हुए कहा। दादी दादा जी वाली अलमारी के पास रखी थी कल, मुझे शक है। अंकित चौंक गया। नेहा, यह क्या बोल रही हो तुम? जरूरी नहीं कि हर किसी का इरादा अच्छा हो। नेहा जोर से घर की चीज़ें उलटने पलटने लगी। दादी दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चीज़ें फेंक रही हो? नेहा ने आंखें लाल करके कहा, मेरी डायमंड ब्रेसलेट चोरी हो गई है और मुझे किसी पर गहरा शक है। दादाजी हड़बड़ाकर बोले, बिटिया हम ऐसे लोग नहीं। नेहा ने उन्हें थप्पड़ जैसे शब्दों से काट दिया। तो फिर क्या ब्रेसलेट धरती में समा गई? आपके आने के बाद ही सामान गायब हुआ है, तो शक तो आप दोनों पर ही चला जाएगा ना? नेहा ने नौकरों पर चिल्लाया। चलो इन दोनों के कमरों की तलाशी लो। यह सुनते ही दादी का शरीर कांप गया। दादाजी की आंखें भर आईं। जैसे ही नौकर कमरे में गया और चीज़ें उलटने पलटने लगा, अंकित ने दौड़कर नौकर को रोका। रुको, कोई तलाशी नहीं होगी, मैं अपनी दादी और दादाजी को चोर नहीं बनने दूंगा। उसने मुंह फेर कर नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में अपमान और तिरस्कार का सागर था। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं कहीं और रहूं। आज ही
दादी और दादाजी का सामान बांध लिया गया। उस रात अंकित अपने माता पिता के घर से दूर दादी और दादाजी को लेकर शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में चला गया। अंकित ने अगले कुछ सालों तक कड़ी मेहनत की। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जिसमें दादाजी ने अपने पुराने वित्तीय ज्ञान और दादी ने अपने अथक समर्थन से मदद की। नेहा ने कभी उनकी परवाह नहीं की। एक दिन नेहा के पिता को अपनी ही कंपनी में भारी घाटा हुआ। उनका सारा धन, बंगला, रुतबा सब कुछ बिक गया। नेहा और अंकित के माता पिता को छोटे से किराए के घर में आना पड़ा। नेहा का पति, जो उसकी बीमारी और ठाट बाट से आकर्षित था, उसे छोड़कर चला गया। नेहा के पास अब कुछ नहीं बचा था। एक दिन नेहा को पता चला कि उसका भाई अंकित अब एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है और उसने अपने दादा दादी को अपने साथ एक आलीशान घर में रखा है। नेहा ने अंकित को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अब घमंड नहीं बल्कि लाचारी थी। अंकित, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकित शांत था। क्या तुम्हें अब अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं नेहा? मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी। नेहा रो पड़ी। अंकित ने गहरी सांस ली। जब दादाजी दादी जी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी तब तुम्हें यह घर धर्मशाला लगता था, तुम्हें वे गंवार लगते थे। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई नेहा? भाई प्लीज़ मुझे एक मौका दो, नेहा ने गिड़गिड़ाया। अंकित की आवाज़ में कोई भाव नहीं था। तुम्हारे लिए दरवाजे बंद है नेहा। यह हमारा घर है। इसमें सम्मान से रहने वाले लोगों के लिए ही जगह है। तुमने अपने अपनों की कीमत नहीं समझी, इसलिए आज तुम अकेली हो। उसी पल अंकित के दादाजी श्याम जी हॉल में आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी नेहा को देखा। दादाजी ने पूछा, कौन है अंकित? अंकित ने बिना किसी भाव के कहा, कोई नहीं दादाजी, बस एक अजनबी थी। हम सब अंदर चलें? दादी ने गर्मा गर्म चाय बनाई। नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए सुनी गलियों में अकेली खड़ी रह गई। उसे याद आया, ठीक वैसे ही जैसे दादी उस दिन अकेली और अपमानित महसूस कर रही थी। ईश्वर का चमत्कार यही था कि कर्मों का हिसाब उसने खुद चुकता कर दिया था। नेहा फोन पर अंकित के शब्दों से टूट गई। उसका शरीर दरवाजे की चौखट पर, जहां कभी उसका शाही रुतबा झलकता था, वहीं ढह गया। अजनबी, उसने फुसफुसाया। यह शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल में उतर गया था। वही नफरत और तिरस्कार जो कभी उसके लहजे में था, आज अंकित की आवाज़ में लौट कर आया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस सुनसान धूल भरे किराए के कमरे में वह अब रह रही थी, उसकी दीवारें उसे घूर रही थी। ना कोई नौकर, ना कोई महंगी महक, सिर्फ खालीपन और अतीत के अपमानों की गूंज। नेहा को एक एक पल याद आया। चाय का ताना, जब दादी ने प्यार से चाय बनाई थी और उसने घड़ा से इतनी चीनी कहकर कप फेंक दिया था। आज उसके पास पीने के लिए ढंग की चाय भी नहीं थी, सिर्फ सस्ते टी बैग्स। किचन का अपमान, जब उसने दादी का अपने किचन से यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि यह मेरा किचन है, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आकर यहाँ वहाँ हाथ लगाए। आज वह खुद मजबूरी में एक गंदे छोटे किचन में खाना बना रही थी। चोरी का इल्ज़ाम, वह पल जब उसने अपनी फेवरेट ब्रेसलेट के गायब होने का झूठा आरोप लगाया था और दादा दादी के कमरे की तलाशी ली थी। उन्हें चोर और गंवार कहा था। वह जानती थी कि ब्रेसलेट उसने खुद ही छुपाया था।
उस झूठ की सजा आज उसे मिल रही थी। नेहा ने रोते हुए अंकित को दोबारा फ़ोन किया। अंकित, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अंकित ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में अब भी दृढ़ता थी, लेकिन थोड़ी थकान भी थी। तुम बड़ी बहन थी नेहा, पर जब तुम्हें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए था तब तुमने उन्हें पैरों तले रौंदा। आज मेरे पास तो माँ है, मेरी असली माँ, अंकित की माँ, जिन्होंने छोटे घर में रहने के बावजूद भी कभी अंकित का साथ नहीं छोड़ा। और दादी, और 2 पिता, मेरे पापा और दादाजी, उन्होंने मुझे सहारा दिया। और जब मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने क्या दिया? सिर्फ अपमान और चोट। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? नेहा की आवाज़ टूट गई। नफरत नहीं नेहा, अंकित ने कहा, बस कर्मों पर विश्वास करता हूँ। तुमने जो बीज बोया था वही काटना पड़ेगा। उसने फ़ोन काट दिया। उसी क्षण अंकित उस आलीशान हॉल में वापस आया जहाँ पर दादाजी और दादी चाय पी रहे थे। दादी शकुंतला जी ने प्यार से अंकित का हाथ पकड़ा। बेटा, फ़ोन पर कौन था? इतनी देर क्यों लगी? अंकित मुस्कुराया। कोई नहीं, बात नहीं थी दादी, बस पुरानी यादें दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अब सब ठीक है। श्याम जी यानी दादाजी ने अपनी सूखी हथेली अंकित के गाल पर रखी। हमने तुम्हें बड़ा होते देखा है बेटा। तुम हमेशा प्यार और सम्मान की कीमत समझते थे। हमें गर्व है कि तुमने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। दादी ने एक कप चाय अंकित को दी। लो बेटा, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तुम्हारे तनाव के लिए। अंकित ने वह कप लिया। चाय की महक में अदरक की गर्माहट थी और प्यार का स्वाद। यह उस कड़वी नकली मुस्कान और ठंडी हवा से कहीं ज़्यादा मीठा था जो नेहा के घर में थी। उसे याद आया कि कैसे नेहा ने कहा था कि दादी की चाय में चीनी ज़्यादा है। अंकित को लगा उस दिन दादी ने चाय में चीनी नहीं बल्कि स्नेह ज़्यादा डाला था, जिसे नेहा का कड़वा दिल समझ नहीं पाया। अंकित ने गहरी सांस ली। वह अपनी दादी के पास बैठा और उन्होंने एक साथ हंसते हुए चाय पी। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका असली घर, प्यार, सम्मान और आपसी समझ का घर अब उनके साथ था। नेहा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे महंगे सबक को देर से समझा था। किसी भी घर की असली कीमत उसके मार्बल के फर्श या डायमंड ब्रेसलेट से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले रिश्तों का मान सम्मान से आंकी जाती है। और जब रिश्ते ही टूट जाएं तो सबसे बड़ी अमीरी भी अजनबी बन जाती है। नेहा अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ कई महीने तक संघर्ष करती रही। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसका घमंड और किसी भी काम को छोटा समझने की आदत उसे कहीं टिकने नहीं देती थी। वह जिस आलीशान जिंदगी की आदी थी, उससे निकलकर साधारण जीवन जीना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक सर्द रात नेहा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। उसे तेज़ बुखार था और वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसके पास न दवा थी न कोई देखभाल करने वाला। दर्द में उसने एक बार फिर अंकित को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा अगर अंकित ने इस बार भी दरवाज़ा बंद कर दिया तो वह टूट जाएगी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। नेहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, कौन? बाहर से एक नरम जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटा मैं रमा हूँ, दरवाज़ा खोलो। यह नेहा की माँ थी। अंकित और नेहा की माँ
जिनके पति के दिवालिया होने के बाद वह भी कठिनाई में थी। नेहा ने मुश्किल से दरवाज़ा खोला। उसकी माँ रमा जी एक साधारण शाल ओढ़े खड़ी थी। उनके हाथ में एक थर्मस में गर्म सूप और कुछ दवाइयाँ थी। नेहा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रमा जी ने तुरंत अंदर आकर नेहा को सहारा दिया। माँ, मुझे तेज बुखार है, मुझे किसी से मदद नहीं मिली। नेहा रोने लगी। रमा जी ने बेटी को पकड़कर पलंग पर लिटाया। तुमने अंकित को क्यों नहीं फ़ोन किया? उसने कहा कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ, नेहा ने सिसकते हुए कहा। रमा जी ने नेहा के माथे पर हाथ फेरा। वो सही कहता है बेटा, तुम अजनबी बन चुकी हो, लेकिन अंकित ने तुम्हें फ़ोन करने से मना नहीं किया, तो आप यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हारी माँ हूँ नेहा। एक माँ कभी अपने बच्चे को अजनबी नहीं मानती। मुझे पता था कि तुम अकेली हो। अंकित ने मुझे तुम्हारी खबर रखने को कहा था, लेकिन उसने सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हें यह ना बताया जाए। नेहा की आंखें भर आईं। अंकित ने नफरत नहीं की थी, उसने बस दूरी बना ली थी ताकि नेहा अपने किए की सज़ा पा सके। लेकिन उसने अपनी माँ को भेजकर एक जीवन रेखा छोड़ दी थी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने दादा दादी का अपमान किया। मैंने अंकित को बहुत दुख दिया। रमा जी ने सूप का प्याला नेहा की ओर बढ़ाया। गलती का एहसास ही पहला कदम है बेटा। तुम्हारे दादा दादी ने जो सहा वह बहुत दर्दनाक था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखी। नेहा ने सूप पीते हुए कहा, क्या मुझे उनसे माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा? कुछ दिनों बाद जब नेहा ठीक हो गई, रमा जी उसे लेकर अंकित के घर गई। वह बाहर खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह वही आलीशान घर था जो अंकित ने अपनी मेहनत से बनाया था। अंकित ने दरवाज़ा खोला। उसने नेहा को देखा और उसका चेहरा शांत रहा। माँ, आप नेहा को यहाँ क्यों लाईं? रमा जी ने कहा, अंकित, इसने अपनी गलती मान ली है, इसे एक मौका मिलना चाहिए। नेहा ने अंकित के सामने घुटने टेके। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अंकित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने दादी को चोर कहा था, दादाजी को अपमानित किया था। मैंने तुम्हारे प्यार और तुम्हारे घर की कीमत नहीं समझी। मुझे अजनबी कहो, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे अपने दादा दादी के सामने माफ़ी मांगने दो। तभी अंदर से दादी शकुंतला जी और दादाजी श्याम जी हॉल में आए। दादी ने नेहा को घुटनों पर देखा और उनका चेहरा नरम पड़ गया। बेटा, ये क्या कर रही हो? उठो। नेहा उठी नहीं। वह घुटनों के बल चलती हुई दादा दादी के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दादाजी, मैं बहुत स्वार्थी थी, मैंने आपका अपमान किया। दादी ने नेहा को प्यार से उठाया और गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, दादाजी ने कहा। रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं बेटा, बस उन पर धूल जम जाती है। जब इंसान पश्चाताप से उस धूल को साफ कर देता है तो रिश्ता फिर से चमक उठता है। अंकित ने यह सब देखा। उसकी आंखें भर आईं। नेहा, उसने कहा, यह घर तुम्हारा है आज से और हमेशा के लिए, लेकिन इस घर में एक ही नियम है, सबसे ज़रूरी चीज़ रुतबा या पैसा नहीं बल्कि सम्मान और प्यार है। नेहा ने रोते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन आज उसने सबसे कीमती चीज़ वापस पा ली थी, अपने परिवार का प्यार और सम्मान। यह ईश्वर का नहीं बल्कि मानवीय संबंधों में विश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार था। माफ़ी मिल जाने के बाद भी नेहा के लिए ज़िंदगी तुरंत आसान नहीं हुई। अंकित, दादाजी और दादी जी ने उसे गले लगा लिया था, पर
नेहा को अब खुद से जूझना था। नेहा ने उस आलीशान घर में एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में रहना चुना। नंबर 1, किचन की सेवा। जिस किचन से उसने कभी दादी को बाहर निकाला था, अब वह वही काम करने लगी और दादी से गांव के व्यंजन बनाना सीखती। उनके हाथों की बनी चाय में चीनी और स्नेह का सही अनुपात समझती। नंबर 2, सफाई और देखभाल। उसने नौकरों पर हुक्म चलाना छोड़ दिया और खुद से घर की सफाई में हाथ बटाया। वह दादाजी के छोटे छोटे काम करती, जैसे उनकी दवाइयाँ समय पर देना, उनकी चप्पलें सही जगह रखना और उनके साथ शाम को टहलना। नंबर 3, पुरानी सादगी। उसने अपने महंगे कपड़े और हीरे की ज्वेलरी को त्याग दिया। वह साधारण सूती साड़ियाँ पहनने लगी, जो दादी की तरह ही सादगी और शालीनता दर्शाती थी। दादाजी श्याम जी ने एक दिन उसे किचन में काम करते देखा। नेहा पूरी लगन से आटा गूंथ रही थी। नेहा बेटा, दादा जी ने प्यार से कहा। नेहा तुरंत खड़ी हो गई। जी दादाजी, अब तुम पूरी तरह बदल गई हो। उस दिन तुमने कहा था कि यह घर वृद्धाश्रम नहीं है, पर आज तुमने इसे प्रेम आश्रम बना दिया है। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। नेहा ने उनकी बात सुनकर सिर झुका लिया। मैंने बहुत देर से समझा दादाजी कि सच्चा रुतबा दिल में होता है, दीवारों में नहीं। कुछ महीनों बाद अंकित ने नेहा को एक नया प्रस्ताव दिया। नेहा, हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मानवीय संसाधनों को संभाल सके। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के मूल्यों और भावनाओं को समझता हो। नेहा चौंक गई। लेकिन अंकित, मुझे तो इस काम का कोई अनुभव नहीं है। तुम्हें अनुभव है? नेहा, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अपमान करने का अनुभव भी है और पश्चाताप का भी। तुमने ये दोनों चरण देखे हैं, इसलिए अब तुम किसी भी कर्मचारी के दर्द या घमंड को पहचान सकती हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। नेहा ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले हर कर्मचारी के साथ सम्मान और स्नेह से व्यवहार किया। वह जानती थी कि सम्मान की कमी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। समय बीतता गया। नेहा ने अपनी पुरानी जिंदगी की हर गलती को एक सबक और ताकत में बदल दिया था। एक दिन वे सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। अंकित, दादी, दादाजी, अब नेहा भी जो सबसे ज़्यादा सम्मान से पेश आती थी। दादी शकुंतला जी ने नेहा की ओर देखकर कहा, बेटा, अब सब ठीक है। तुम इतनी खुश हो, इतना प्यार दे रही हो। यह सब देखकर लगता है कि ईश्वर का चमत्कार सिर्फ मुश्किलों में नहीं होता बल्कि हृदय परिवर्तन में भी होता है। नेहा ने मुस्कुराकर दादी का हाथ थामा। दादी, ईश्वर ने नहीं बल्कि आपने यह चमत्कार किया है। आपने मुझे उस दिन भी माफ़ कर दिया था जब मैं माफ़ी के लायक नहीं थी, और यही असली चमत्कार है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।